गुड़िया रेप और मर्डर केस की दिल दहला देने वाली सनसनीखेज कहानी। इस दर्दनाक और शर्मनाक घटना ने देश तक को हिलाकर रख दिया था, जिसमें पुलिस महानिरीक्षक से लेकर कांस्टेबल सहित 9 पुलिस कर्मियों तक को जेल की हवा खानी पड़ी थी। आखिर क्या हुआ था इस कहानी में? 16 वर्षीय गुड़िया मूल रूप से शिमला के विधानसभा चौपाल के छोक की रहने वाली थी। पिता शिवेंद्र कुमार और मां अर्पिता की 5 संतानों में वह चौथे नंबर पर बेटियों में सबसे छोटी थी, लेकिन बेटा अमन से बड़ी थी। बड़ी होने के नाते गुड़िया अपने मां बाप और बहनों की लाडली और भाई की दुलारी थी। नाम के अनुरूप गुड़िया थी ही। गुड़िया जैसी एकदम मासूम, चप्पल, चंचल और बेहद खूबसूरत, शिमला की खूबसूरत वादियों की तरह, जिसे हर कोई प्यार किए बिना थकता नहीं था। मां बाप की लाडली गुड़िया उतनी ही अव्वल थी पढ़ने में। पढ़ लिख कर वह जीवन में बड़ा अफसर बनने की जिजीविषा रखती थी, तो मां बाप भी बेटी के सपने को पूरा करने के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। बच्चों की बेहतर परवरिश और शिक्षा पर वह पानी की तरह पैसे बहाते थे। शिवेंद्र कुमार एक बड़े किसान थे। उनका अपने क्षेत्र में बड़ा नाम था। नाम के साथ साथ बड़ी पहचान भी थी। उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी, इसीलिए बच्चों की शिक्षा पर वह खूब पैसे खर्च करते थे। लेकिन होनी को कौन टाल सकता है? जो होना है वह तो होकर ही रहता है। ऐसा ही कुछ शिवेंद्र के साथ भी हुआ। उन्हें क्या मालूम था कि उनके साथ बड़ा भयानक और कड़वा मजाक होने वाला है, जिसका जख्म समय के मरहम के साथ तो भर जाएगा, लेकिन उसके निशान ताउम्र नासूर की तरह सालता रहेगा। वह तारीख थी 4 जुलाई 2017। गुड़िया महासू के सीनियर सेकेंडरी हायर स्कूल में 10वीं कक्षा में पढ़ती थी। उन दिनों शाम 4:30 बजे उसके स्कूल की छुट्टी हुआ करती थी। उस दिन भी उसके स्कूल की नियत समय पर छुट्टी हुई थी। छुट्टी होते ही गुड़िया स्कूल से घर के लिए निकल गई थी, लेकिन देर शाम तक वह घर नहीं पहुंची थी। बेटी के घर न पहुंचने पर मां अर्पिता को चिंता हुई। उन्होंने फोन करके पति को बताया, शाम होने वाली है, बेटी अभी तक घर नहीं लौटी। मुझे चिंता हो रही है, जरा स्कूल फोन करके पता करिए, आखिर बेटी कहां रह गई। पत्नी की बात सुनकर ऑफिस गए शिवेंद्र भी परेशान हो गए। शिवेंद्र ने पत्नी से कहा, अभी स्कूल के प्रधानाचार्य को फोन करके पता करता हूं, तुम चिंता मत करो। फिर उन्होंने फोन काट दिया और स्कूल के प्रधानाचार्य को फोन मिलाकर बेटी के बारे में पूछा। शिवेंद्र की बात सुनकर प्रधानाचार्य भी हैरान रह गए थे। उन्होंने गुड़िया के पिता को बताया कि बेटी गुड़िया स्कूल आई थी और समय से घर के लिए निकल गई थी। प्रधानाचार्य से बात करने के बाद शिवेंद्र की चिंता और बढ़ गई। उन्होंने नाते रिश्तेदारों के यहाँ फोन करके बेटी के बारे में पूछा, लेकिन वह वहां भी नहीं पहुंची थी। अब घर वाले यह सोचकर परेशान होने लगे कि गुड़िया गई तो गई कहां। मन में यह सवाल उठते ही शिवेंद्र की धड़कनें तेज हो गईं। उन्हें ये समझते देर न लगी कि कहीं बेटी के साथ कोई अनहोनी तो न हो गई। ऑफिस से देर रात घर लौटे शिवेंद्र पत्नी के साथ सोफे पर बैठे बैठे बेटी के घर लौटने के इंतजार में मुख्य द्वार को टकटकी लगाए ताकते रहे और बेटी की चिंता में पूरी रात दोनों पति पत्नी ने आंखों में काट दी थी। इस बीच शिवेंद्र ने कोटखाई थाने में तहरीर देकर बेटी की गुमशुदगी की सूचना दर्ज करा दी थी। खैर, अगली सुबह शिवेंद्र बेटी की खोज में निकल गए तो उनके व्यवहार के कायल रिश्तेदार भी गुड़िया की तलाश में शिमला के जंगलों की खाक छानते फिरते रहे, लेकिन गुड़िया का कहीं पता नहीं चला। रहस्यमय तरीके से गुड़िया को लापता हुए 24 घंटे से ऊपर बीत चुके थे, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। 6 जुलाई की सुबह कोई 7:45 बजे कोटखाई थाना स्थित हलाइला गांव के पास तांदी के जंगल के एक गड्ढे के भीतर एक लड़की की नग्नावस्था में लाश मिली। उसकी उम्र यही कोई 16 से 17 साल के करीब रही होगी। लाश मिलते ही वन अधिकारी ने इसकी सूचना कोटखाई थाने के इंस्पेक्टर राजेंद्र सिंह को दे दी थी। सूचना मिलते ही वह एसआई दीपचंद, हेड कांस्टेबल सूरज सिंह, कांस्टेबल मोहनलाल, रफीक अली, महिला कांस्टेबल नेहा को साथ लेकर घटनास्थल पहुंच गए थे। घटनास्थल पहुंचकर उन्होंने मुआयना किया और गुड़िया के पिता शिवेंद्र को भी मौके पर बुलवा लिया था। उन्हें आशंका थी कि यह लाश कहीं 2 दिनों से लापता गुड़िया की तो नहीं है। उनके यहाँ होने से लाश की शिनाख्त करने में आसानी होगी। हलाइला गांव के निकट स्थित तांदी के जंगल में लड़की की लाश मिलने की सूचना मिलते ही शिवेंद्र के हाथ पांव फूल गए और वह तुरंत मौकाए वारदात पर चल दिए। रास्ते भर वह यही प्रार्थना करते रहे कि बेटी जहां भी हो सुरक्षित रहे। खैर, थोड़ी देर बाद बेटे अमन के साथ वह मौके पर पहुंच गए। वहां भारी भीड़ जमा थी और जंगल बीच एक गड्ढे के भीतर
लाश के ऊपर सफेद चादर डाल दी गई थी। चादर से ढकी लाश देखकर शिवेंद्र का दिल जोर जोर से धड़कने लगा था, मानो अभी हलक के रास्ते मुंह के बाहर आ जाएगा। पिता को एक किनारे खड़ा कर अमन ने हिम्मत जुटाकर लाश के ऊपर से चादर उठाई। चेहरा देखते ही अमन का कलेजा मुंह को आ गया और वह दहाड़ मारकर रोने लगा। पुलिस अधिकारी भी पहुंचे मौके पर। अमन को रोता देख इंस्पेक्टर राजेंद्र सिंह को समझते देर न लगी कि 2 दिनों से रहस्य बनी लाश की शिनाख्त हो गई है। बेटे को रोता देखकर पिता की आंखें भी नम हो गई थीं। लाश की स्थिति देखकर पुलिस अधिकारियों की रूह कांप गई थी। गुड़िया के शरीर पर कई जगह चोट और वक्षस्थल पर दांत काटने के निशान पाए गए थे। ये देखकर लगता था कातिलों ने इंसानियत की सारी हदें पार कर दी थीं। घटना चीख चीख कर कह रही थी, हथियारों ने दुष्कर्म करने के बाद अपनी पहचान छिपाने के लिए मासूम गुड़िया को मार डाला था। खैर, काफी खोजबीन के बाद मौके पर लाश के अलावा कुछ नहीं मिला था। गुड़िया के स्कूल की ड्रेस, जूते मोजे और स्कूल का बैग नहीं मिला था। हथियारों ने कहां छिपा रखा था, किसी को कुछ पता नहीं था। जंगल में आग की तरह गुड़िया की हत्या की खबर शिमला में चारों ओर फैल गई थी। खबर मिलते ही शिवेंद्र की जान पहचान वाले मौके पर पहुंचने लगे थे। ये देखकर पुलिस के पसीने छूटने लगे थे। एएसपी नेगी ने जल्द लाश का पंचनामा भरकर उसे पोस्टमार्टम भेजने का आदेश दिया। आनन फानन में इंस्पेक्टर राजेंद्र सिंह ने मौके की कार्रवाई निपटाकर लाश पोस्टमार्टम के लिए जिला चिकित्सालय शिमला भेज दी और गुमशुदगी की धारा को धारा 302, 376 आईपीसी एवं पोक्सो एक्ट की धारा 4 में तरमीम कर अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया था। 7 जुलाई की सुबह गुड़िया रेप मर्डर केस ने शिमला की सड़कों पर विद्रोह और जन आंदोलन की जो रफ्तार पकड़ी, उससे पुलिस प्रशासन हिल गया था। शिमला प्रशासन के हाथों से यह मामला निकलकर डीजीपी के दफ्तर तक पहुंच चुका था। मामले की गंभीरता को समझते हुए डीजीपी ने कड़ा रुख अपनाया और 10 जुलाई को स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम SIT का गठन करने का आदेश दिया। अपने मातहतों को कड़े शब्दों में डीजीपी ने कह दिया था कि मासूम बेटी के कातिल हर हाल में सलाखों के पीछे कैद होने चाहिए। इस बीच गुड़िया के कातिलों को सलाखों तक पहुंचाने के लिए शिमला की जानी मानी NGO मदद सेवा ट्रस्ट के चेयरमैन विकास थापटा और उनकी सहयोगी तनुजा थापटा जन आंदोलन में कूद पड़े थे। पुलिस की नाकामी की पोल स्थानीय समाचार पत्रों ने खोल कर रख दी थी। पुलिस के ऊपर कातिलों को गिरफ्तार करने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री और डीजीपी का भारी दबाव था। वह पल पल जांच की कार्रवाई की रिपोर्ट तलब करा रहे थे। पुलिस की 3 दिनों की कड़ी मेहनत ने अपना रंग दिखाया। शक के आधार पर पुलिस ने 13 जुलाई की शाम को 5 लोगों को धर दबोचा, जिनके नाम सूरज सिंह, राजेंद्र सिंह उर्फ राजू निवासी हलाइला, सुभाष बिष्ट निवासी गढ़वाल, लोकजन उर्फ छोटू और दीपक निवासी पौड़ी गढ़वाल थे। सभी आरोपी शिमला में ही रह रहे थे और आपस में गहरे दोस्त थे। पुलिस ने उक्त 5 को फर्द पर नामजद करते हुए रेप और मर्डर केस का आरोपी बना दिया था। 5 आरोपियों से लगातार 5 दिनों तक थाने में कड़ाई से पूछताछ चलती रही। पुलिस ने सूरज सिंह को गैंगरेप का सरगना मानते हुए उसे खूब प्रताड़ित किया। पुलिस के बेइंतहा जुल्म से हिरासत में सूरज सिंह ने दम तोड़ दिया था। पुलिस हिरासत में गैंगरेप आरोपी सूरज सिंह की मौत होते ही शिमला की ठंडी वादियों में अचानक ज्वालामुखी फट गया, जिसकी तपिश से पुलिस महकमा धू धू कर जलने लगा था। ये 18 जुलाई 2021 की बात है। आरोपी सूरज सिंह की मौत के बाद सियासी मामला गर्मा गया। कांग्रेस के वीरभद्र सिंह की सरकार के खिलाफ भाजपा ने मोर्चा खोल दिया और मामले की जांच CBI को सौंपने पर अड़ गई। आखिरकार सरकार को उनके आगे झुकना पड़ा और 19 जुलाई को मामले की जांच CBI की झोली में आ गिरी। जांच की कमान CBI के तेज तर्रार SP SS गुरम ने संभाली और उनका साथ दिया था DSP सीमा पाहूजा ने। जांच की कमान संभालते ही SP गुरम ने दिल्ली मुख्यालय CBI के दफ्तर में अपने तरीके से 2 अलग अलग मामले दर्ज किए। पहला मुकदमा गुड़ी रेप और मर्डर केस में आरोपी सूरज सिंह की पुलिस हिरासत में हुई मौत का था। पुलिस अधिकारियों पर आरोप था कि आरोपी सूरज सिंह को हिरासत में लेकर बेरहमी से पिटाई की गई थी, जिससे हिरासत में उसकी मौत हो गई थी। वहीं IG जैदी ने सूरज की मौत पुलिस हिरासत की बजाय आरोपी राजेंद्र सिंह उर्फ राजू के सिर पर मढ़कर नया बवाल खड़ा कर दिया था। लेकिन जांच पड़ताल में यह बात झूठी साबित हुई थी। खैर, CBI SP SS गुरम ने हिमाचल पुलिस द्वारा शक के बिना पर आरोपी बनाए गए 4 लोगों राजेंद्र सिंह उर्फ राजू, सुभाष बिष्ट, लोकजन उर्फ छोटू और दीपक को जमानत पर छोड़ दिया
और गुड़िया मर्डर केस की जांच नए सिरे से शुरू कर दी। उन्होंने जांच की कार्रवाई जहां से गुड़िया की लाश पाई गई थी वहीं से शुरू की। सबसे पहले उन्होंने जंगल की भौगोलिक परिस्थितियों को जांचा परखा, फिर उसके आने जाने वाले रास्ते का अवलोकन किया। इधर सीबीआई के द्वारा पकड़े गए चारों आरोपियों को छोड़े जाने पर मदद सेवा ट्रस्ट के चेयरमैन विकास थापटा और तनुजा थापटा मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह से मिले और सीबीआई के क्रियाकलापों पर नाराजगी जताई। उधर सीबीआई अपने कानों में तेल डालकर अपनी जांच प्रक्रिया में जुटी रही। सीबीआई के 9 महीने के अथक प्रयास के बाद हलाइला जंगल से एक लकड़ी काटने वाले राजू नाम के संदिग्ध को पकड़ा और उससे कड़ाई से पूछताछ की। खुद को निर्दोष बताते हुए राजू ने सीबीआई अधिकारी गुरम को बताया कि 5 जुलाई के दिन जंगल में अनिल उर्फ नीलू परेशान हाल में देखा गया था। उसके बाद से वह कहीं नहीं दिखाई दिया। वह मंडी जिला के बटोर का रहने वाला है और यहाँ पर एक ठेकेदार के पास लकड़ी चिरान का काम करता था। राजू के बयान के बाद एएसपी गुरम ने उसे छोड़ दिया और मुखबिर के जरिए नीलू का पकड़ने के लिए जाल फैला दिया। 13 अप्रैल 2018 को सीबीआई ने आखिरकार शिमला के हाटकोटी इलाके से अनिल उर्फ नीलू समय गिरफ्तार कर लिया, जब वह शिमला छोड़कर कहीं भागने की फिराक में जुटा था। एसपी एसएस गुरम गिरफ्तार नीलू को सीधे सीबीआई मुख्यालय दिल्ली ले आए और यहां उससे कड़ाई से पूछताछ की। आखिरकार सीबीआई के सवालों की बौछार के आगे नीलू टूट ही गया और अपना जुर्म कबूलते हुए गुड़िया मर्डर केस को खुद अंजाम देने की बात कबूल ली। फिर उसने आगे की पूरी कहानी रट्टू रोते की तरह उगल दी, जो कुछ ऐसे सामने आई। 28 वर्षीय अनिल उर्फ नीलू उर्फ कमलेश उर्फ चरानी मूल रूप से मंडी जिले के बटोर का रहने वाला था। शिमला के कोटखाई थाने के महासू में किराए का कमरा लेकर अकेला रहता था। हलाइला गांव के पास तांदी के जंगल में एक ठेकेदार के यहां वह लकड़ी चीरने का काम करता था। अनिल उर्फ नीलू अविवाहित था। इखरे बदन का दुबला पतला नीलू देखने में तो एकदम मरियल सा था, लेकिन था अव्वल दर्जे का इश्कबाज रोमियो। राह गुजरती किसी महिला को देखता तो उसके मुंह से वासना की लार टपकने लगती थी। यही नहीं, उसे खा जाने वाली नजरों से तब तक घूरता था जब तक वह उसकी नजरों से ओझल नहीं हो जाती थी। गुड़िया तांदी के जंगल के रास्ते होकर रोजाना घर से स्कूल और स्कूल से घर जाया करती थी। नीलू की गुड़िया पर कई दिनों से नजर खड़ी हुई थी। उसके बदन पर जब भी नीलू की नजरें पड़ती थीं, उसकी रगों में वासना के गंदे कीड़े कुलबुलाने लगते थे, लेकिन मन मसोस कर रह जाता था। गुड़िया नीलू की आंखों के रास्ते उसके दिल में उतर चुकी थी। उसने सोच लिया था कि गुड़िया के जिस्म को जब तक वह मन के मुताबिक नहीं भोग लेगा, तब तक उसे संतुष्टि नहीं होगी। बात जुलाई 2017 की है। उन दिनों बारिश की वजह से जंगल में चिरान का काम बंद चल रहा था, लेकिन नीलू ठेके पर रोजाना पहुंचता था। उधर गुड़िया का स्कूल खुल चुका था। वह 10वीं कक्षा में पढ़ती थी। वह रोज समय से स्कूल जाया करती थी। उसे तांदी के जंगल के रास्ते से होकर ही जाना पड़ता था। 4 जुलाई 2017 को शाम 4:30 बजे स्कूल से छुट्टी हुई तो वह जंगल के रास्ते घर निकल पड़ी। इधर नीलू जंगल में घात लगाकर उसके आने का इंतजार करने लगा कि आज वह अपनी हसरतें पूरी करके ही रहेगा। नीलू ने गुड़िया को जंगल की ओर जैसे ही आते देखा, वह सतर्क हो गया और उसने शिकारी भेड़िए की तरह पीछे से मुंह पर हाथ रख उसे दबोच लिया। अचानक हुए हमले से गुड़िया डर गई और नीलू के मजबूत हाथों से छूटने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसके चंगुल से निकल नहीं पाई। वहशी दरिंदा नीलू घसीटता हुआ उसे जंगल के बीच ले गया और उसके साथ जबरदस्ती कर डाली। जब वासना की आग ठंडी हुई तो उसके सामने जेल की सलाखें नजर आने लगी कि अगर इसे जिंदा छोड़ दिया तो यह अपने घर वालों को जाकर बता देगी। फिर क्या था? ये सवाल दिमाग में आते ही नीलू गुड़िया पर फिर से टूट पड़ा और फिर एक बार और उसके साथ अपना मुंह काला किया और गला घोंटकर मौत के हवाले झोंक दिया। उसकी पहचान मिटाने के लिए उसके स्कूल के कपड़े, जूते, मोजे, स्कूल बैग सब जला दिए और फरार हो गया, जहां 2 दिनों बाद उसकी नग्नावस्था में लाश बरामद हुई। बहरहाल फिर शुरू हुआ एसआईटी और सीबीआई का खेल। एसआईटी ने जिन 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया था, जिनमें एक आरोपी सूरज सिंह की हिरासत में मौत हो चुकी थी, उन आरोपियों को सीबीआई ने दोषी नहीं माना और उन्हें जमानत पर छोड़ दिया। सीबीआई ने गुड़िया मर्डर केस में जिस एक आरोपी कमलेश उर्फ अनिल उर्फ नीलू उर्फ चरानी को आरोपी बनाया है, उसकी जांच से न तो गुड़िया के घर वाले खुश हैं
और न ही मदद सेवा ट्रस्ट के चेयरमैन विकास थापटा। सामाजिक संस्था के चेयरमैन विकास थापटा का कहना है, मैं इस बात से कतई इनकार नहीं करता कि नीलू दोषी नहीं है, लेकिन मैं इस बात को भी नहीं स्वीकार करता कि एक अकेला नीलू ही इस घटना को अंजाम दे सकता है। नीलू के अलावा भी इस केस में और भी दोषी हैं, जिन्हें बचाया गया है। उन दोषियों को सजा दिलाने तक संस्था चुप नहीं बैठेगी, संघर्ष करती रहेगी। इसके बाद इसी संस्था की ओर से हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में गुड़िया दुष्कर्म मामले की जांच दोबारा करवाए जाने की मांग को लेकर न्यायाधीश त्रिलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश सीबी बारोवलिया के समक्ष एक याचिका दायर की। याचिका पर सुनवाई करने वाले न्यायाधीश त्रिलोक सिंह चौहान ने सुनवाई करने वाली बेंच से खुद को अलग कर लिया। खैर, गुड़िया को न्याय दिलाने के लिए मदद सेवा ट्रस्ट के चेयरमैन विकास थापटा, उनकी सहयोगी तनुजा थापटा और ट्रस्ट के वकील भूपेंद्र चौहान ने एड़ी चौटी एक कर दी थी। आखिरकार उनकी मेहनत रंग ले आई और गुड़िया का कातिल नीलू अपने कुकर्मों की सजा मृत्यु होने तक जेल में काटता रहेगा। सीबीआई ने आईजी और एसपी सहित जिन 9 पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार किया था, कथा लिखने तक उनमें से आईजी जहूर हैदर जैदी और एसपी डीडब्ल्यू नेगी जमानत पर जेल से बाहर आ चुके हैं। इनके केस में कोर्ट से अभी फैसला नहीं हुआ है। अब देखना यह है कि रस्सी को सांप बनाने में माहिर इन पुलिसकर्मियों के खिलाफ अदालत क्या सजा सुनाती है। कुछ इसी प्रकार थी ये कहानी। कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना या ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आप लोगों को जागरूक और सतर्क करना हमारा कर्तव्य है। धन्यवाद।